तरमीम। हम देखेंगे कि 18वीं तरमीम की क्या इम्पोर्टेंस है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये क्यों पाकिस्तान की तारीख में इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, और क्यों हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और जो है इसके पे क्या-क्या क्रिटिसिज़्म होती है, और इसकी वजह से कंट्री में क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसान हुए हैं, और ये जो है इसे इसे इसका क्या किरदार है कंट्री को यूनाइटेड करने में, मुल्क को यूनाइटेड करने में, और या डिसयूनाइट करने में। तो इन अहम सवालों का जवाब आज हम इस लेक्चर में देंगे। देखिए 18th अमेंडमेंट जो है वो पीपल पावर पार्टी की गवर्नमेंट में ये तरमीम की गई कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में 2010 में। और ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये खुद में एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है तकरीबन। इसमें इतने ये इस नौइयत का बहुत बड़ा है, और मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग की गई हैं, और ये इसमें इतने छोटे-छोटे सब आर्टिकल्स हैं, और इसमें इतनी चीज़ें ज़्यादा चेंजिंग की गई हैं कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्योंकि इसमें ना सिर्फ़ एनएफसी की बात की गई है, इसमें एनएफसीपी की बात की गई है, इसमें जो है कुछ डिपार्टमेंट्स थे सेंटर के पास से वो प्रोविंस की तरफ शिफ्ट की गए हैं, और इसमें जो है जो प्रोविंस जो सेंटर के पास इख्तियार थे वो अब प्रोविंस के पास हैं, और बजट की डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि पहले सेंटर के पास ज़्यादा बजट होता था, लेकिन अब जो है प्रोविंसेस के पास आफ्टर 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास ज़्यादा बजट होता है, और उसके बाद जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो सबसे पहले जो थे सेंटर के पास उनके इख्तियार थे, लेकिन अब सूबों के पास उनके इख्तियार हैं। तो ये सारी चीज़ें 18 अमेंडमेंट में हुए हैं। और तो इसे हम इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की गई है, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि ये खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, देखिए अगर हम तारीख़ देखें तो क्यों ज़रूरत पड़ी 18th अमेंडमेंट की, या 18वीं तरमीम की क्यों ज़रूरत पड़ी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा देखें, इसमें ये है कि एक तो जो है डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है 18th अमेंडमेंट का। पहले ये था कि जो जितने भी पावर थे वो प्रेसिडेंट के पास थे। असेंबली डिसॉल्व करने के पावर भी जो था वो प्रेसिडेंट के पास था। लेकिन अब जो 18th अमेंडमेंट के बाद क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करें या रिकमेंड करें, फिर जो है रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन विदाउट कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है उसके पास इतने इख्तियार नहीं है कि वो असेंबली को डायरेक्ट डिसॉल्व करे। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ चेंजिंग की गई है कि पहले कौन जो था प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होता था, वो जब चाहता था तो असेंबली जो तोड़ के घर भेजता था। लेकिन अब ये है कि इसमें चेंजिंग आ गया है, अब प्रेसिडेंट के पास इतने पावर नहीं है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात ये हुई कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो थे पहले जो थे सूबे महरूम थे ज़्यादा। पंजाब जो बलूचिस्तान था, और केपी के सिंध, इनको ज़्यादातर पंजाब से गिला रहता था। सिंध और बलूचिस्तान को बाकी प्रोविंसेस से ज़्यादा गिला रहता था, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी था और यहाँ पे पॉपुलेशन कम था, तो पॉपुलेशन के बेस पे ही बजट जो था पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब जो 18th अमेंडमेंट है इसके बाद जो है जब बजट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ना सिर्फ पॉपुलेशन पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, बल्कि इसमें एनएफसी अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंडर इसमें कुछ चीज़ चेंजिंग की गई हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ पॉपुलेशन को देखा जाता था कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा बजट दिया जाता था, और जहाँ पे पॉपुलेशन कम था तो वहाँ पे कम आबादी वाले सूबे में कम बजट दिया जाता था। लेकिन अब ये हुआ है कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये किया गया है कि पॉवर्टी को भी देखा गया है, और ये देखा गया है कि कौन सी जो है प्रोविंस उसमें ज़्यादा जिसमें ज़्यादा पॉवर्टी होगा तो उसके लिए भी एलोकेशन और उसमें भी बजट में हिस्सा रखा गया है। और इसमें ये क्या कहा रखा ये चीज़ भी इंश्योर की गई कि जो सूबा ज़्यादा टैक्स पे करता है तो उसे भी ज़्यादा बजट में हिस्सा मिलेगा। जैसे सिंध जो था वो पोर्ट्स वगैरह में, कासिम पोर्ट वगैरह में ज़्यादा बजट टैक्स पे करता था, तो उससे जो फेडरल है उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन इसके बाद ये हुआ है कि जो जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा उसे उससे भी जो है बजट में हिस्सा मिलेगा, उसके भी क्रेडिट मिलेंगे। और
इसके बाद अगर हम देखें 18th अमेंडमेंट पे, तो इस पे क्या-क्या तनकीद की जाती है, या ये इसका ये कंट्री को यूनाइटेड करने में क्या किरदार है? देखिए, कंट्री को यूनाइटेड करने में इसका ये किरदार है कि पहले प्रोविंसेस के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती थी, अब प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी ज़्यादा हो गई। 18th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट जो थे वो डायरेक्ट सेंटर जो था सेंटर के पास थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये किया गया है कि जितने भी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इनको शिफ्ट किया गया प्रोविंसेस की तरफ। अब ये है कि हेल्थ और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो और कुछ और डिपार्टमेंट हैं जिनको प्रोविंसेस खुद उनको देखते हैं। इस तो और दूसरी बात ये हुआ है कि इख्तियार अब ज़्यादातर सूबे के पास हैं। तो ये था, इसे यूनाइटेड करने में ये किरदार है, क्योंकि जब पहले तो महरूमियों की वजह से इख्तिलाफ रहता था सूबों को। अब ये हुआ है कि इसके बाद ये कोशिश की गई है कि जितने भी बाकी सूबे हैं, जैसे बलूचिस्तान और सिंध, अब उनकी महरूमी को दूर करने के लिए उनको 18वीं तरमीम में अहमियत दी गई है, ताकि कंट्री जो है वो यूनाइटेड होके चले। और इसमें आखिर में आ जाती है कि इसमें क्रिटिसिज्म क्यों की गई है, या इसमें क्या क्रिटिसिज्म की गई है। इसमें देखिए, क्रिटिसिज्म ये की गई है, इसमें तनकीद ये की गई है कि अब जो है प्रोविंसेस के पास तो पैसा बहुत है, लेकिन अब जो है सेंटर के पास जो है बजट कम रहता है, बच गया है। और वो ये है कि बजट जो अपने जो सॉरी सेंटर जो है वो अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा है, वो डिफ़ॉल्ट में हर वक़्त जा रहा है, और प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है। और इसमें दूसरी बात जो है, तनकीद जो की गई है, वो ज़्यादातर जो है वो पंजाब की तरफ से की गई है, क्योंकि पंजाब के जो शेयर था पहले बजट में, वो इक्वल टू उसके पॉपुलेशन के मुताबिक था। लेकिन अब ये है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो पॉपुलेशन, पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसे बजट में हिस्सा कम दिया गया है, तो इसी वजह से उस पे तनकीद की गई है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल समरी निकालें, तो ये है कि इट इज़ ग्रेट अमेंडमेंट, या एक बहुत अच्छी तरमीम की गई है पीपल पार्टी के दौर में। और ये है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी तारीख में, क्योंकि इसकी